गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 सेंटर ऑफ मास पर है। सर्कुलर कोन हॉलो इन नेचर एंड सर्कुलर कोन सॉलिड इन नेचर। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था हेमीस्फीयर पर, जो सॉलिड और हॉलो था उसका सेंटर ऑफ मास निकालने सीखे थे। अगर आप वे वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी आई बटन दिखेगा आपको, आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर पहुँचिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सर्कुलर कोन हॉलो इन नेचर और सर्कुलर कोन सॉलिड इन नेचर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पोजीशन लाई करेगा वे देखने वाले हैं। अगर ये हॉलो इन नेचर रहता है तो इसका हाइट h है तो ये h/3 पर लाई करता है। अगर ये h हाइट का है तो ये h/4 हाइट पर लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास, अगर ये सॉलिड इन नेचर है। हॉलो का h/3 और सॉलिड का h/4। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सेंटर ऑफ मास का लेक्चर 4 नंबर तक हो गया है। आप लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम लोग सर्कुलर कोन हॉलो इन नेचर का सेंटर ऑफ मास निकालने सीखते हैं। हॉलो मीन्स क्या हुआ, अगर कोई कोन रहेगा उसके अंदर मास नहीं रहेगा, यानी उसके सिर्फ पेरीफेरी और जो नीचे में है उस पर सिर्फ मास है, उसके चारों बगल मास है, सिर्फ नीचे में नहीं, सर्कुलर में नहीं। मतलब इसके सिर्फ इसमें ये मास रहेगा इस कर्व्ड सरफेस में, और जो फ्लैट सरफेस रहेगा उसमें कोई मास नहीं रहेगा। यानी ये जो मेरा यहाँ पर है सॉरी, इसके अंदर कुछ मास नहीं रहेगा, सिर्फ इसके कर्व में मास रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉलो कोन बोलते हैं। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालने सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्चर एकदम जैसे जैसे मैं बढ़िया से बना रहा हूँ वैसे वैसे आप कॉपी में बनाइएगा, तो आपका पिक्चर बढ़िया से बनने के बाद उसमें बताता हूँ कैसे लेना है एलिमेंट। तो सबसे पहले आप एक हॉलो कोन बना लीजिए बड़ा जैसा। जब तक आप बड़ा जैसा पिक्चर नहीं बनाइएगा तब तक आपको बढ़िया से बना नहीं पाइएगा। तो चलिए यहाँ से सबसे बड़ा जैसा बना लीजिए। तो ये हॉलो इन नेचर है, यानी अंदर में कोई मास नहीं है। इसका पूरा मास क्या है, कर्व्ड सरफेस में फैला हुआ है, और इसका मास m मान लेते हैं और इसका हाइट h मान लेते हैं। यानी आपको दो ही चीज़ दिया हुआ है, इसका पूरा मास क्या है m है और उसका हाइट क्या है h है। तो इस दोनों के हेल्प से इसका सेंटर ऑफ मास दिखाना है हमें। कितना होता है, h/3 डिस्टेंस पर होता है। तो सबसे पहले एलिमेंट कैसे लेंगे, ये आपको दिख रहा है कि एक सिमेट्रिकल बॉडी है। सिमेट्रिकल बॉडी है मीन्स इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। अगर हम x एक्सिस ऐसे इसको ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं ये x एक्सिस है मेरा, और y एक्सिस को हम ऊपर ड्रॉ करते हैं। ये y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो यानी इसका सेंटर ऑफ मास इसी y एक्सिस में कहीं लाई करेगा। तो क्यों, और इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सर्कुलर कोन है ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इन्फिनाइट रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोन है, इसको जब हम कट करेंगे तो ये इन्फिनाइट रिंग होगा। लेकिन यहाँ पे इन्फिनाइट रिंग में क्या होगा, जो इन्फिनाइट रिंग होगा सबका हाइट सबका स्लोप वही रहेगा, क्योंकि एक रिंग यहाँ पर बनेगा तो उसका भी स्लोप यही रहेगा, एक रिंग यहाँ पर बनेगा तो उसका भी स्लोप यही रहेगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे हम इन्फिनाइट रिंग को तो दर्शा नहीं सकते, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y डिस्टेंस ऊपर जाएंगे, यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर जाएंगे और यहाँ पर एक रिंग कट कर लेंगे। और इस रिंग का क्या होगा, कुछ इस रिंग का क्या होगा, इस रिंग का कुछ थिकनेस होगा, जिसको हम लोग क्या मानेंगे, इस रिंग का देखिए ये कर्व्ड में जाके फैला हुआ रहेगा। तो इस कर्व्ड का जो थिकनेस है ये थिकनेस होगा, लेकिन इसका थिकनेस को हम क्या मानेंगे, dy थिकनेस मान लेते हैं। तो ये जो थिकनेस दिख रहा है आपको, ये कर्व्ड में इस तरह जो स्ट्रिप बन रहा है ना, उसका थिकनेस, ये dy उसका थिकनेस नहीं है। ये थिकनेस हम इस थिकनेस को हम कुछ अलग मानेंगे, ds मानेंगे। ये जो स्लैंट हाइट में जो जाके बन रहा है इस तरह का। लेकिन ये जो dy है इसका जो प्रोजेक्शन लेंगे ना, ये जो इसको मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से ऐसे कर लेंगे और यहाँ से ऐसे। तो ये वाला जो स्लैंट हाइट जैसा दिख रहा है, ये जब हम रिंग कट करेंगे
तो स्लेंट हाइट जैसा दिखेगा आपको, उसका कर्व कैसा रहता है, स्लेंट हाइट जैसा। उस स्लेंट हाइट को हम क्या मानेंगे, ds मानेंगे। और यहाँ से जो वाइड डिस्टेंस लिए है ना, तो इस वाइड डिस्टेंस में जो ये थिकनेस बनेगा इसको dy नाम देंगे। ये थिकनेस क्या हो गया आपका, यहाँ से ये वाला, मतलब ये आपका ds है, लेकिन इसका जो ये कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट y में जाएगा और एक कंपोनेंट x में जाएगा। तो ये जो y कंपोनेंट है इस थिकनेस को हम dy मानेंगे। अभी रिलेशनशिप आपको बताएंगे कैसे ds और इस dy में रिलेशनशिप आता है। तो यहाँ पूरा का पूरा कंसेप्ट किस पर टिका हुआ है, इस एंगल थीटा पर। यहाँ पर ये थीटा एंगल दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये पूरा कंसेप्ट इसका अगर प्रूफिंग है तो पूरा कंसेप्ट किस पर टिका हुआ है, इस थीटा पे। विदाउट दिस थीटा वी कैन नॉट ड्राइव इट। क्यों नहीं ड्राइव कर सकते, क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ h दिया हुआ है, h दिया हुआ है, तो उससे हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते। हम लोगों को क्या चाहिए, इसका बेस का रेडियस चाहिए r। ये तो दिया हुआ ही नहीं है, ये तो हम अपने मन से माने ना। तो यानी पूरा का पूरा कंसेप्ट किस पर टिका हुआ है, ये थीटा भी नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया है, कोई काम ही नहीं है थीटा का। सिर्फ हम लोग मान लेंगे बीच इंटरमीडिएट में थीटा मान लिए, r मान लिए, लेकिन जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये r थीटा ये सारा कैंसिल आउट होने वाला है। तो यहाँ पर ये r दिया हुआ है, इसका स्लेंट हाइट भी नहीं दिया हुआ है। ये स्लेंट हाइट l से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लेंट हाइट भी नहीं दिया हुआ है। तो ये भी हम मान लेंगे, लेकिन ये सारा चीज़ क्या हो जाने वाला है, कैंसिल आउट हो जाने वाला है। क्यों कैंसिल आउट होगा ये अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हमें पता है क्या, ये क्या बनेगा, एक रिंग बनेगा। और ये रिंग कैसा होगा, चारों बगल से इस तरह, मतलब ये रिंग सीधा नहीं बनने वाला है, ये थोड़ा स्लेंट हाइट जैसा रिंग बनने वाला है। चारों बगल से नहीं बनने वाला है क्या, चारों बगल से ये इस तरह का बनने वाला है, देखिए। तो ये तो सबसे पहले इसका क्या करना होगा, ये एक रिंग बन गया, ये हमें पता है, ये क्या बन गया, एक रिंग बन गया। तो रिंग बन गया तो उसका अगर इस रिंग का अगर हम मास निकाल ले बाय चांस, अगर इसका रिंग का मास निकाल ले, dm मास होता है, तो ये dm मास कहाँ लाई करेगा, ये dm मास इस सर्कुलर के सेंटर पे लाई करेगा। सिंपल सा है, क्योंकि ये अगर सर्कुलर है तो इसका dm मास कहाँ लाई करने वाला है, इसके बीच सेंटर पर लाई करेगा, क्योंकि सर्कल का सेंटर ऑफ मास बीच सेंटर पर होता है। तो इस रिंग का भी सेंटर ऑफ मास इस बीच सेंटर पर होगा। यानी इस dm मास को हमको कैलकुलेट करना है। और ये यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से वाइड डिस्टेंस पर लिए है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या उपाय करेंगे, तो इसके बाद हम लोगों को रिलेशनशिप लाना है। विदाउट रिलेशनशिप हम लोग कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो क्या क्या रिलेशनशिप लाना है, देखिए ध्यान से। यहाँ से अगर हम टेन थीटा में रिलेशनशिप लाए, तो टेन थीटा में रिलेशनशिप लाए तो टेन थीटा में रिलेशनशिप क्या होगा, इस पूरे का हाइट क्या माने हैं, h माने हैं। यानी हम लोग यहाँ से इस पूरे का हाइट देखिए h है, और यहाँ पे टेन थीटा बन रहा है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितना है, h है। ये हाइट h है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, h बटा r। तो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं r का वैल्यू, क्योंकि r हमको तो दिया नहीं हुआ है ना, हम थीटा एक वेरिएबल जैसा माने हैं, वेरिएबल नहीं सॉरी, यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा है वे थीटा बन रहा है, उसे मैंने माना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, h का वैल्यू, अगर r का वैल्यू h के टर्म में निकालना चाहे तो इस टेन थीटा को इधर लाएंगे तो किस में बदल जाएगा, cot थीटा में बदल जाएगा। यानी r का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया, r का वैल्यू निकल गया। उसी तरह हमें स्लेंट हाइट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, स्लेंट हाइट का वैल्यू h के टर्म में लाना होगा। तो स्लेंट हाइट को h के टर्म में लाना होगा, क्या करना होगा, साइन थीटा पुट करना होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ से साइन थीटा पुट करते हैं, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, l परपेंडिकुलर क्या h है, h हो जाएगा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, l है। तो यहाँ से हो जाएगा l इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू h। ये l का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से l का वैल्यू निकल गया, r का वैल्यू निकल गया। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो देखिए यहाँ से हमें dm मास निकालना है। तो dm मास निकालने के लिए ये जो मेरा रिंग बन रहा है इसका हमको dA एरिया चाहिए।
क्योंकि अगर इसका हम डी एरिया निकाल लिए तो आसानी से हम लोग डीएम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमें डी एरिया चाहिए तो डी एरिया तो निकालना एक मकसद है ही मेरा, लेकिन यहाँ पर जो मास है ये किस में है, पूरे कर्व्ड सरफेस में फैला हुआ है जो सर्कुलर कोन का है। तो उस कर्व्ड सरफेस में एम मास फैला हुआ है, तो उसका हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा, मास पर यूनिट एरिया निकालना होगा, यानी सिग्मा निकालना होगा। तो सिग्मा कैसे निकालेंगे, एम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, पूरा इस कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सर्कुलर कोन का, पाई आर एल होता है, पाई इंटू रेडियस इंटू स्लेंट हाइट। तो ये रेडियस हो गया आपका। तो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं एम पाई का वैल्यू क्या है, पाई हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है एच के टर्म में, कॉट थीटा इंटू एच, और एल का वैल्यू क्या दिया हुआ है कॉसेक थीटा इंटू एच। अब जैसे ही सिग्मा निकाल लिए, अगर आप इस सिग्मा को इस स्मॉल एरिया जो डी एरिया है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको डीएम मास निकल जाएगा। क्योंकि हमें पता है क्या डीएम मास जो होता है ये क्या होता है, सिग्मा इंटू डी एरिया होता है। यानी अगर हमें इस पूरे का सिग्मा मास पर यूनिट एरिया पता है तो इसको किसी भी स्मॉल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इसका रिंग का एरिया बन रहा है तो उसका जो मास आएगा उसमें उतना सा निकल जाएगा। ये तो सिंपल सा है। तब हम लोगों को सिग्मा निकल गया, अब हम लोगों को क्या चाहिए, डी एरिया चाहिए। अगर डी एरिया निकाल लिए तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो डीएम मास निकल जाएगा, और डीएम मास निकल गया तो उसके बाद तो सेंटर ऑफ मास हम इंटीग्रेट करके तुरंत निकाल लेंगे। यानी सबसे प्राइमरी फोकस मेरा डीएम मास पर निकालना रहता है। तो उसके लिए हमको दो चीज़ निकालना रहता है। तो एक चीज़ निकाल लिया, अब ये चीज़ निकालते हैं। तो डी एरिया कैसे निकालेंगे, तो डी एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एक क्या बन रहा है, सर्कुलर स्ट्रिप बन रहा है। अब इस सर्कुलर स्ट्रिप में ये थिकनेस कितना है, डीएस थिकनेस है। लेकिन इस डीएस थिकनेस को हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, डीवाई में कन्वर्ट करना है। क्योंकि डीवाई ये जो स्ट्रिप एलिमेंट जा रहा है ये डीवाई में जा रहा है। तो इस जगह डीवाई और डीएस में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं अभी आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। देखिए इसमें क्या रिलेशनशिप आएगा। आपको मैंने बताया क्या, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका एंगल कभी बदलने वाला नहीं है। और वही क्या होता था, इसी को अगर हमको हेमीस्फीयर बनाना है होलो, तो यहाँ थीटा को थोड़ा कम करते जाते हैं और कम करते करते ये एक हेमीस्फीयर बन जाता है। लेकिन अगर थीटा यही कांस्टेंट रहता है तो ये क्या बन जाता है, एक कोन बन जाता है। तो इसी कारण यहाँ पर ये थीटा कांस्टेंट है। यानी हम लोग अगर यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये लाइन तो स्ट्रेट है ना, तो यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा, थीटा ही बनेगा। तो सिंपल सा बात है, क्या ये स्ट्रिप, ये वाला जो स्लेंट हाइट है इसी का ये पार्ट रहेगा ना, ये जो स्लेंट हाइट है इसी लाइन का पार्ट रहेगा ना यहाँ पे। तो यानी हम बोलेंगे यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है ये थीटा एंगल बनेगा। सिंपल सा है, क्योंकि इस लाइन का एंगल कभी नहीं बदलने वाला है। तो इस अगर ये जो ट्रायंगल बन रहा है स्मॉल सा, अगर इसको हम बड़ा करके लिखें तो इस बड़ा करके इस तरह लिख सकते हैं, इधर ds बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये थीटा बनेगा। जस्ट लाइक जो यहाँ पर बन रहा है, मान लेंगे एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, तो उसी तरह यहाँ पर भी एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। तो इस तरह हम लोग यहाँ थीटा मान सकते हैं, और इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, dy मान रहे हैं। अब बोलिएगा dy क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम y का वेरिएशन करेंगे 0 से लेकर h तक। तो इसी कारण यहाँ पर मैंने क्या माना, dy माना। ओके, अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग ये काम करते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले dy और ds में रिलेशनशिप लाते हैं। dy और ds में रिलेशनशिप कैसे आएगा, यहाँ पर कौन सा एंगल लगाना होगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू dy। ये चीज़ आसानी से लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इधर चले जाएगा कॉसेक थीटा में। तो ये तो आप आसानी से जानते हैं। चलिए यहाँ तक के बाद हम लोग क्या चाहते हैं, चलते हैं डी एरिया की ओर, निकालने की ओर चलते हैं। तो डी एरिया कैसे निकलेगा, तो
तो डी एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, इसका भी रेडियस का वैल्यू चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल आर बोल देते हैं। अगर हम इसको स्मॉल आर बोलते हैं तो यहाँ पर भी ये स्मॉल आर हो जाएगा। सिंपल सा है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर भी एक रिलेशनशिप लाना होगा। इसमें जब तक आप रिलेशनशिप लाना नहीं समझिएगा ना थीटा में, तब तक ये फिर नहीं समझ में आएगा। तो इसमें कैसे रिलेशनशिप लाएंगे, ये थीटा है और यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये रेडियस है। अब बोलिएगा यहाँ पे हम थीटा क्यों ला दिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये रेडियस है ये भी तो हमें नहीं पता है ना, ये भी तो हमको निकालना होगा ना। क्योंकि हमें यहाँ से पता है ये y है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन होने वाला टर्म में आएगा अभी y, इसी कारण ये वेरिएबल जैसा माने हैं अभी। तो ये y पता है हमें, लेकिन ये r पता है, नहीं पता है। तो इस r को तो किसी तरह तो लाना होगा। तो r को कैसे लाएंगे, देखिए ध्यान से, ये पूरा हाइट मेरा क्या है, h है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक हाइट y माने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट क्या हो जाएगा, h माइनस वाई हो जाएगा। यानी ये हाइट कितना हो जाएगा, h माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग r आसानी से निकाल सकते हैं। r का वैल्यू क्या आएगा, r इज इक्वल टू, अगर टेन थीटा लगाएंगे तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। तो बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू एच माइनस वाई। तो r का वैल्यू हो गया। देखिए सिंपल सा है, वहाँ फॉर्मूला लगाइएगा अपने आप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से r का वैल्यू निकाल दिए। क्यों निकाले, क्योंकि हमें ये डीए एरिया चाहिए, ये हमको डीए एरिया चाहिए। डीए एरिया निकालने के लिए r का वैल्यू निकालें। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा क्या, ये जो रिंग बन रहा है उसका पेरीमीटर हम लोग निकाल सकते हैं। कितना पेरीमीटर होगा इस पूरे रिंग का, 2 पाई r होगा। उसको आप क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, कैंची से कट कर दीजिए। अब जैसे ही कैंची से कट कीजिएगा तो ये एक स्ट्रिप बनेगा आपका, और कैंची से कट करके उसको फैला दीजिए। तो जैसा ही आपका ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल जैसा स्ट्रिप बनेगा। और इसका ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 पाई r, स्मॉल r 2 पाई r पेरीमीटर बन जाएगा। और इस r का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, चलिए अभी स्मॉल r ही लिख देते हैं, स्मॉल r ही रख देते हैं। और ये वाला थिकनेस कितना हो जाएगा, ds, क्योंकि जैसे ही आप कट कीजिएगा तो इसी में चारों ओर मास फैला हुआ है ना, इस स्लेंट हाइट में ही ना। तो इसको जब खोलिएगा, फोल्ड कीजिएगा, तो यही वाला थिकनेस आपको दिखेगा ना। ये वाला तो दिखने वाला नहीं है, ये तो बस हम रिलेशनशिप अभी ला रहे थे, वो इंटीग्रेशन में यूज होगा इसके कारण। लेकिन आपको दिखेगा क्या, ds दिखेगा, ठीक है। क्योंकि आपका रिंग जो बनेगा ये तो हॉलो है ना, हॉलो है तो रिंग जो बनेगा आपका स्लेंट हाइट में, ये ऑलवेज सब सारा मास रहेगा ना। ऐसे वाला में कभी मास रहेगा, ऐसे वाला में ही रहेगा ना। चारों बगल घूम के देखिए, आप इमेजिन करके देखिएगा तो ये चारों बगल जो ये मास बन रहा है ये स्लेंट हाइट में ही रह रहा है। इसी कारण यहाँ पर जो थिकनेस होगा वो स्लेंट हाइट वाला ही होगा। dy वाला तो बस रिलेशनशिप लाए उसको आगे यूज करने के लिए, इसको हमको पहले नहीं लिखना चाहिए था। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब डीए एरिया का वैल्यू क्या लिखेंगे, डीए एरिया का वैल्यू लिखेंगे, हमको लेंथ पता चल गया 2 पाई r, और इसका थिकनेस क्या है, ds है। तो इस 2 पाई r को ds से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 पाई r को ds से मल्टीप्लाई करते हैं, r को, तो r का वैल्यू डाल देते हैं। r का वैल्यू क्या है, कॉट थीटा इंटू एच माइनस वाई, वैल्यू पुट कर दिए। इस r का वैल्यू पुट कर दिए सिंपली, और यहाँ पे क्या करेंगे, ds का मल्टीप्लाई कर देंगे। ds नहीं हो गया, ये मेरा da का वैल्यू निकल गया। देखिए यहाँ से da वैल्यू निकल गया ना। अब देखिए अब क्या करना है, हमें dm मास निकालना है। तो dm मास निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको तो da का वैल्यू पता चल गया, अब dm मास निकालना है। और आपको सिंपली करना क्या है, इस ds को भी पुट कर देना है। इस ds को भी क्यों पुट करेंगे, अभी थोड़ा सा देर में पता चलेगा, लेकिन अभी ds का वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या आया है, कोसेक थीटा dy आया है। तो आपको क्या करना है, कोसेक थीटा dy पुट कर देना है। अब जैसे ही पुट कीजिएगा, ये तो पुट कर सकते हैं, क्यों, ये कहाँ से आया, इस ट्रायंगल से आया, तो हम यहाँ पुट कर दिए। इससे फ़ायदा क्या होगा देखते हैं। अभी सिग्मा का जैसे ही वैल्यू निकालेगा तो सिग्मा का क्या वैल्यू आया है, m बटा पाई आया है। और क्या आया है, इसमें कॉट थीटा इंटू एच है, इसमें कॉसेक थीटा इंटू एच है। ये वाला चीज़ तो उधर जानते हैं ना, r का वैल्यू जो आया है
कॉट थीटा इंटू एच, तो एच इंटू एच क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, तो पाई एच स्क्वायर आ गया, और क्या आ गया, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलिए ये हो गया सिग्मा का वैल्यू, और डी ए से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं डी ए से। डी ए का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, तो 2 पाई लिख देते हैं। फिर क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एच माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एच माइनस वाई, 2 पाई एच माइनस वाई हो गया। अब कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू डी वाई आ रहा है, डी वाई लिख दिए। तो देखिए यहाँ से क्या क्या हो रहा है, ये कॉट थीटा कॉसेक थीटा है, इससे कट कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो रहा है, पाई पाई कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से डी एम मास को क्या लिखेंगे, एम मास मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ 2 है तो 2 को आगे लेते आइए, और फिर देखिए यहाँ पे एच माइनस वाई है, एच माइनस वाई लिखने देंगे, यहाँ पे एच स्क्वायर भी है तो एच स्क्वायर भी ला दीजिए नीचे, और यहाँ एच माइनस वाई है तो एच माइनस वाई लिख देते हैं, और यहाँ पे डी वाई है तो डी वाई भी लिख दिए। यानी आपको डी एम मास का वैल्यू पता चल गया। अब ये डी एम मास का वैल्यू याद रखना है आपको, क्योंकि अब आगे इसको मिटा के यूज करने वाले हैं। ये जो स्मॉल रिंग बन रहा है, इन्फिनाइट रिंग में इसको कट किए थे, तो ये जो स्मॉल रिंग पेरिफेरी में बन रहा है उसका मास क्या आया, डीएम मास आया। तो ये जो रिंग बना इसका मास कहाँ लाई करेगा, एकदम सेंटर में लाई करेगा, और इसका रेफरेंस लाइन से हम लोग क्या लिए हैं, डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस लिए हैं। तो यानी इस वाई को इस एम से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लाते हैं उससे निकाल लेंगे। तो यानी इसमें क्या, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, तो एक जो बड़ा रिंग बनेगा यहाँ पे इसका यहाँ लाई करेगा, यहाँ जो बड़ा रिंग बनेगा यहाँ लाई करेगा। तो यानी इसका सेंटर ऑफ मास पूरे का कहीं ना कहीं बीच में लाई करने वाला है, यानी वाई सेंटर ऑफ मास निकालना है। एक सेंटर ऑफ मास निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है ड्यू टू सिमेट्री ct। तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वाई डी एम इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। और यहाँ पे वाई और डी एम में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्या चीज़ का ध्यान रखना रहता है कि ये डी एम मास जहाँ पे लाई करेगा वहाँ से वाई डिस्टेंस लेते हैं। हर एक वीडियो में मैंने हेमीस्फीयर में भी यही बात बताया था, क्या जो ये वाई जहाँ से लेते हैं रेफरेंस लाइन से, वहाँ पे जो जहाँ डी एम मास लाई करता है वहाँ तक वाई रहना चाहिए। तो ये वाई तो वहीं पर लाई कर रहा है ना, इसके कारण ये डी एम और ये वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल से वही वाई दिया हुआ है। अगर बाई चांस एक प्रूफ बताए थे डिस्क में कि वाई लिए थे यहाँ तक, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा था, 2y बाई पाई पे, तो ये सेंटर ऑफ मास और इसका y से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं क्या ये जो ये लिए हैं वे वाला। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तब ये y dm आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ dm आया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली y का वैल्यू पुट करेंगे। तो y का वैल्यू तो y ही रहेगा, क्योंकि हम लोगों को dy के टर्म में लाना है इंटीग्रेशन, सिंपल सा है। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dm मास को आप सिंपली m से भी रिप्लेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप सिंपली m से भी रिप्लेस कीजिएगा तो वही आंसर आएगा, नहीं भी कीजिएगा तो वही आंसर आएगा। तो हम लोग नहीं करके बनाते हैं। तो dm मास का वैल्यू पुट कीजिए 2m बाई एच स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई डी वाई। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ y आ गया, dm का वैल्यू पुट कीजिए। dm का वैल्यू क्या है, 2m बाई एच स्क्वायर, फिर क्या है h माइनस वाई डी वाई। और अभी हम बोले थे इस dm वैल्यू का क्या मास आएगा, m मास आएगा, और आपको विश्वास नहीं हो रहा है m मास आएगा। चलिए इसको हम अभी कटाएंगे नहीं, अगर कटा देंगे तो m मास नहीं आएगा। इसको अगर नहीं कटाते हैं तो m मास आने का चांस है। तो चलिए इसको नहीं कटाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ये कांस्टेंट चीज़ दिख रहा है और ये भी कांस्टेंट चीज़ दिख रहा है, तो हम कैंसिल कर देंगे तो तुरंत आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमको अभी हम बोले क्या ये m मास दिखेगा, नहीं दिख रहा है आपको, तो देखिए ये dy है, तो dy का लिमिट कहाँ जाएगा, 0 से लेकर s तक वेरी करेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा रिंग बनेगा और यहाँ पे छोटा बन रहा है, इससे छोटा होते होते 0 वाला रेडियस वाला बनेगा। तो यानी ये 0 से h होगा, h कर दीजिए, 0 से h होगा, h कर दीजिए। आप ऊपर में क्या कर दीजिए, 2m बाई एच स्क्वायर रहने दीजिए, और नीचे में क्या कर दीजिए
2m/h² रहने दीजिए, ये कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा, लेकिन हम रहने दे रहे हैं। क्यों रहने दे रहे हैं आपको हम बताने वाले हैं कि ये जो टर्म है ये m मास आएगा, वही दिखाने के लिए हम कटा नहीं रहे, नहीं तो कटा देंगे तो फिर नहीं आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये h तक लिमिट गया, ये y इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, hy हो जाएगा, और y इससे मल्टीप्लाई होगा तो y² हो जाएगा, और यहाँ पर 0 से h होगा, और ये h माइनस y ही रहेगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब सिंपल सा है, उसके बाद अब क्या करेंगे, 2m/h² रहने देंगे, नीचे में 2m/h² भी रहने देंगे। अब जरा देखिए, h है, h क्या है, कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, hy हो जाएगा, तो इस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन hy लिख दिए, माइनस इस y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में y²/2, तो यहाँ पे लिखेंगे y²/2। अब देखिए यहाँ पे hy है, तो h तो कांस्टेंट है ना, तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y²/2, तो यानी इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे hy² माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, y² है, तो यानी y³/3। तो यहाँ इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से h, इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से h। देखिए यहाँ पे ध्यान से, नीचे वाला देखिए, ऊपर वाला भी देखिए। सबसे पहले नीचे वाला लिखते हैं, 2m/h² लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे h लिमिट पुट कीजिएगा तो h² आएगा, और फिर h लिमिट यहाँ पुट कीजिएगा तो h²/2, h² में h²/2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, h²/2 बचेगा ना, और 0 पुट करने पर तो 0 0 आ रहा है, तो यानी इस लिमिट का जो हम सॉल्व करेंगे इसको क्या आएगा, h²/2। और आपको हम शुरू में ही बोल रहे थे कि नीचे वाला का इंटीग्रेशन करेंगे तो m मास आएगा, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये m मास आता हुआ, ये कैंसिल हो रहा है, देखिए m मास आया कि नहीं आया, आपको हम बोल रहे थे। तो सिंपली इसको जो मेहनत किया आप, ये बेकार में मेहनत कर दिए ना, इससे बढ़िया हम शुरू में ही m पुट कर देते, तो हमको मेहनत से बच जाते हैं हम लोग, क्योंकि इंटीग्रेशन भी सॉल्व करना पड़ा, अभी लिमिट भी पुट करना पड़ा, तो टाइम कंज्यूमिंग हुआ ना, तो यहाँ पे हम लोग बच सकते थे अगर m रिप्लेस करते तो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर में सिंपली 2m/h², अब देखिए यहाँ से h पुट कीजिए तो ये क्या आएगा, h³/2 आएगा, और ये क्या आएगा, h³/3, h³/2 माइनस h³/3 क्या आएगा, h³/6। 0 पुट करने पर 0 आ रहा है, तो यानी ऊपर वाला का आंसर क्या आएगा, h³/6। तो देखिए यहाँ से ये मास कैंसिल हो जाएगा, अब मास कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 से 6 कैंसिल होगा, 3 बार में कैंसिल होगा, और h² से h³ कैंसिल होगा तो h बचेगा ऊपर, तो यानी ऊपर h बचा और नीचे क्या आ गया, 2 से 6 कैंसिल हुआ तो 3। यही तो हमें प्रूव करना था कि इसका सेंटर ऑफ मास कितना लाई करता है, नीचे से h/3, यानी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, नीचे से h/3, यानी ये डिस्टेंस h/3 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे हम लोग किए। तो एक बात हो सकता है, और इसको आप आसानी से सॉल्व करते ना, तो यहाँ पे h माइनस वाई नहीं आता। अगर आप क्या करते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे ही मान लेते हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट इधर जा रहा है, वाई कोऑर्डिनेट ऊपर जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये वाई कोऑर्डिनेट नीचे मानते हैं, स्ट्रिप ऐसे मानते हैं, यहाँ से ये वाई, तो यहाँ से ये वाई मानते हैं ना, तो h माइनस वाई आने का कोई ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं होता। तो ये जो h माइनस वाई आ रहा है ना, ये y के टर्म में आता है अभी, तो उससे आपको फ़ायदा क्या होता है, h माइनस वाई नहीं लिखना रहता, आपको हर एक जगह h माइनस वाई लिखना पड़ा, h माइनस वाई लिखना पड़ा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब इंटीग्रेशन करना पड़ा। अगर हम लिमिट ऊपर से लेते तो यहाँ से सिर्फ y आता ना, तो इस r का वैल्यू क्या आता, y cot थीटा आता, तो आपको बनाने में थोड़ा सहूलियत होता। लेकिन अब जो सेंटर ऑफ मास आता ऊपर से, इसका आंसर आता, इधर से h/3 आ रहा है ना, तो इधर से आंसर कितना आता, 2h/3। वे आप उस तरह आप ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, तब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और हम लोगों का सेकेंड टॉपिक आ गया क्या, सर्कुलर कोन सॉलिड इन नेचर का सेंटर ऑफ मास कहाँ ला करेगा।
तो कहाँ लाई करता है, h/4 डिस्टेंस पर लाई करता है। h/3 हॉलो का होता है तो h/4 सॉलिड का होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, h/4 नीचे से ना, तो नीचे से यानी सॉलिड का थोड़ा नज़दीक लाई करेगा। तो अभी बताएंगे। तो इसे प्रूव करने के लिए भाई सिंपल सा ट्रिक, हम जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे करते चलिएगा मेरे साथ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ से पहले पिक्चर बनाते हैं। एक बड़ा सा जब तक पिक्चर नहीं बनाइएगा, अगर आप कॉपी में भी प्रूव करते हैं तो बड़ा जैसा बना के कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका विजुलाइजेशन पावर बढ़ेगा और आपको दिक्कत नहीं आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आएगा और बहुत सारा डाउट होगा छोटा में बनाइएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सेंटर पॉइंट दे दिए जिसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है। चलिए यहाँ दे दिए। और उसके बाद इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का चुनाव करेंगे। तो ये एक्स एक्सिस हो गया इधर बस डॉटेड लाइन से, और यहाँ से ये वाई एक्सिस हो गया। और ये सॉलिड इन नेचर है। सॉलिड इन नेचर मतलब पूरे में मास भरा हुआ है, यानी ये कोन है और अंदर में मास ठूस ठूस के भरा हुआ है। तो ये पूरा मास इस पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है। ओके, तो इसको y मान लेते हैं। और इसमें हमको क्या दिया हुआ है, इस पूरे सर्कुलर कोन सॉलिड का मास m दिया हुआ है और इसका ऊंचाई h दिया हुआ है। यानी यहाँ से लेकर ये जो ऊंचाई होता है, ये ऊंचाई कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको सारा रिलेशनशिप याद रखना होगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ आपको h ऊंचाई दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, एक ऑटोमेटिक थीटा मानना होगा। अब क्यों मान रहे हैं ये बताएंगे, और वो तो बता ही दिए आप सिंपल से, पहली बार में देख ही लिए। और इस रेडियस को r मानेंगे क्योंकि हमको रेडियस नहीं दिया हुआ है, इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ भी मानना होगा, r कांस्टेंट। तो अब इसको h के टर्म में लिखना होगा, अलग बात है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्ट्रिप लेना होगा। स्ट्रिप लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से वही यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर जाएंगे और इस y डिस्टेंस ऊपर जाके हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कुलर स्ट्रिप लेंगे। अब सर्कुलर स्ट्रिप नहीं, यहाँ डिस्क जैसा आएगा। क्यों, क्योंकि पूरे में मास फैला हुआ है ना। जब इसको कट 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 कीजिएगा तो इनफाइनाइट डिस्क आएगा। एक सबसे पहला आएगा बड़ा जैसा डिस्क, फिर उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्क, इससे थोड़ा सा कम रेडियस का, फिर कम रेडियस का, और इस तरह करते करते कम रेडियस होते होते डिस्क ही बनेगा हर एक बार, चिप्स जैसा, आलू का चिप्स जैसा। लेकिन जो सबसे नीचे बनेगा वो बड़ा जैसा चिप्स बनेगा आलू का, फिर छोटा वाला। लेकिन सबका स्लेंट हाइट फिक्स स्लोप का रहेगा और इस तरह एक क्या बन जाएगा, मेरा सर्कुलर कोन बन जाएगा और वो सॉलिड रहेगा क्योंकि डिस्क का जैसा बन रहा है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर ये लेंगे, जो ये स्ट्रिप ले रहे हैं, ये यहाँ से मान लेते हैं ऐसे है। तो इस पूरे में मेरा क्या होगा, मास फैला हुआ रहेगा क्योंकि ये जो स्ट्रिप लेंगे ये सर्कुलर कोन जैसा, ये रिंग जैसा नहीं होगा, ये एक डिस्क जैसा होगा क्योंकि पूरे में मास फैला हुआ है। तो इसी कारण इसके में मास दिखाएंगे। और यहाँ से याद रखना है कि जैसे ही आप कट करते हैं तो अंदर का थिकनेस कुछ अलग होता है, लेकिन जैसे ही आप बाहर की ओर जाते हैं तो बाहर में आपका ऐसे हो जाता है, यानी स्लेंट हाइट आ जाता है। यानी स्लेंट हाइट एक फिक्स्ड स्लोप का आएगा जो थीटा एंगल का होगा, क्योंकि अगर इस लाइन का एंगल थीटा है तो इस स्लेंट हाइट का भी स्लोप क्या आएगा, थीटा आएगा। लेकिन हमको यहाँ पर स्लेंट हाइट, अभी जो इसके पहले था उसमें हमको रिलेशनशिप लाने का ज़रूरत था। क्यों रिलेशनशिप लाने का ज़रूरत था, क्योंकि जो मास था ना सर्कुलर हॉलो का, वो बाहर में फैला हुआ था, बाहर में फैला हुआ था। इसके कारण ये हम सारा मास कंसीडर किए, ds में जाके रिलेशनशिप लाए। लेकिन यहाँ तो मेरा थिकनेस तो अंदर में dy है ना, तो ये dy थिकनेस तो चारों बगल रहेगा, बाहर में जाके स्लेंट हाइट हो जा रहा है थोड़ा सा, और थोड़ा सा जाके मास गायब होता है। लेकिन वो भी मास गायब नहीं होता है क्योंकि आप इसको इन्फिनाइट भाग में बांटे हैं ना। तो इन्फिनाइट भाग में बांटे हैं तो ये दोनों पॉइंट लगभग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सेम हो जाएगा तो मान लेते हैं ये dy थिकनेस है, तो ये dy थिकनेस थ्रू आउट द वॉल्यूम जाएगा, फिर यहाँ जाके थोड़ा सा हो गया। तो यहाँ तक तो एकदम वही रहा ना, ये थोड़ा सा हो गया इतना सा। तो इतना सा आप बोल सकते हैं मैक्रो लेवल पे, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे क्या ये वॉल्यूम छूट रहा है। लेकिन अगर माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे जाइएगा तो ये वॉल्यूम नहीं छूट रहा है। क्यों, क्योंकि हम इसको इन्फिनाइट भाग में बांटे हैं ना, इसके कारण बहुत छोटा हो जाता है। और बहुत छोटा मतलब बहुत छोटा, जितना आप सोच नहीं सकते। इसी कारण ये वॉल्यूम छूट नहीं रहा है, एक्चुअल में ये भी वॉल्यूम आ रहा है। तो सारे का थिकनेस क्या है, dy है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोग ds की ओर जाएंगे ही नहीं क्योंकि इसका थिकनेस dy मान लिए।
ds में कब जाने का था, जब इसके बाहर में मास फैला हुआ था, जो मेरा हॉलो कोन में था, उसमें मास बाहर में फैला हुआ था, इसी कारण हमको जाके ds में जाके कुछ काम करना पड़ा dy में लाने के लिए। लेकिन यहाँ सिर्फ हम लोग dy पे ही काम करेंगे। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो हम लोग एक डिस्क बनाए, ये तो एक छोटा सा डिस्क है ना, छोटा सा मतलब इन्फिनाइट भाग में एक डिस्क है, तो इसका मास टोटल का है, तो इसका मास तो बहुत छोटा होगा, तो इस मास को हम क्या बोलेंगे, डीएम मास। और इसका कुछ वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये पूरे में मास फैला हुआ है, और इसका कुछ हाइट भी है, और वह हाइट dy है, तो यानी इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा। अब बोलिएगा वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम वॉल्यूम निकालेंगे तब ना मास पर पहुंच पाएंगे। अब वॉल्यूम मास में कैसे पहुंचेंगे, तो मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप लाने के लिए हम लोगों को मास पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, यानी हम लोगों को क्या चाहिए, रो चाहिए। तो यानी हम लोगों को रो निकालना होगा। रो निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे मास को क्या करना होगा, ये पूरे मास पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इस मास को इस पूरे वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकल जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा और h हो जाएगा। और r का वैल्यू अभी बताए थे, अगर ये मेरा हाइट h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हाइट, ये जो हाइट है ये h है, तो r का वैल्यू अभी नहीं बताए थे, क्या होता है, h cot थीटा होता है, ये तो अभी बताए ही थे। तो यहाँ पे सिंपली पुट कर देना है। अब देखिए हमें मास पर यूनिट वॉल्यूम पता चल गया, तो हम लोगों को डीएम मास निकालना है। तो डीएम मास निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस डीएम मास का जो वॉल्यूम है डीवी, उस डीवी को अगर हम रो से मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोगों का मास निकल जाएगा। तो इस रो का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, m/1/3 पाई r स्क्वायर। हम यहाँ पे r स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, r के जगह h cot थीटा लिखेंगे, क्योंकि हमें h दिया हुआ है, इसी कारण h cot थीटा लिखेंगे। h cot थीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या है, h है, तो h लिख देंगे। अब देखिए dv निकालना है। अब मेरा टास्क क्या रहा, dv निकालने का। रो तो निकल गया, अब ये निकाल लेंगे तो मेरा dm निकल जाएगा। तो dv अब कैसे निकालें, तो dv निकालने के लिए आसान सा उपाय, हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ का रेडियस पता करना होगा। अगर ये रेडियस पता चल गया तो हम लोग आसानी से इसका dv निकाल सकते हैं। अब रेडियस तो पता नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो r है, r का अब एक वेरिएबल मान लीजिए, इस वेरिएबल को क्या करना होगा, इस h के टर्म में लिखना होगा। h के टर्म में कैसे लिखे, हम लोगों ने एक वेरिएबल पहले से बनाया हुआ है, कौन सा वेरिएबल, y वेरिएबल। तो इस y के और इस h के वेरिएबल के टर्म में इस r वेरिएबल को लिखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इस हाइट को हम लोग मान लेंगे h माइनस वाई, क्योंकि पूरा हाइट h है और यहाँ तक y है, तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस वाई। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब इस r का वैल्यू निकालना है इस हाइट के टर्म में, तो ये अगर थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनेगा, नो एनी प्रॉब्लम। चलिए अगर हम यहाँ पे tan थीटा लगाते हैं तो परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो बेस का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ बेस tan थीटा लगा के देखिएगा और फिर उधर करके देखिएगा, तो ये आएगा वैल्यू h माइनस वाई इंटू क्या आएगा, cot थीटा आएगा। इतना सा याद रखना है। चलिए दो चीज़ याद रखेंगे, उसके बाद तो हो गया हम लोगों का। अब हम लोगों को क्या चाहिए, स्मॉल वॉल्यूम चाहिए, यानी ये जो स्ट्रिप बन रहा है डिस्क जैसा, उसका हमको वॉल्यूम चाहिए। तो उसको मैं यहाँ पर निकालता हूँ। इस डिस्क को यहाँ पे आके फिर से ड्रॉ कीजिए, तो इस डिस्क को ड्रॉ कीजिएगा तो ये इस तरह बनेगा और ये पूरा एरिया बनेगा। अब इसका हम लोगों को रेडियस पता है, तो रेडियस पता है तो इसका एरिया नहीं निकल जाएगा। इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर ये इस रेडियस सर्कुलर एरिया को इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें, बाहरी वाला ds है लेकिन हम थिकनेस कौन सा है, थ्रू आउट द वॉल्यूम dy है ना, वो तो लास्ट में जाके ds हो जा रहा है। ds से कुछ लेना देना है, इससे नहीं लेना देना, इससे लेना देना है, क्योंकि थ्रू आउट द वॉल्यूम यही रहने वाला है। तो लास्ट में छोटा सा वॉल्यूम कुछ काम का नहीं है, वो होता ही नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि हम इन्फिनाइट भाग किए ना, बार बार वही रिपीट कर रहे हैं आपको। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका थिकनेस कितना है, dy थिकनेस है, यहाँ से लेकर इस निचले पॉइंट से लेकर निचले पॉइंट तक कितना है, dy थिकनेस थ्रू आउट द वॉल्यूम है। तो इस पाई आर स्क्वायर को अगर हमको dv निकालना है
तो इसका जो एरिया है सर्कुलर एरिया पाई आर स्क्वायर, अगर इसको हम इस dy से मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा वॉल्यूम। इधर ये h इसका डिनोट हो रहा है, ये h यहाँ से यहाँ तक। तो अब ये r का वैल्यू अभी पता चला आपको, r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू h माइनस वाई है और फिर h माइनस स्क्वायर है यहाँ पे, तो h माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा और फिर क्या आएगा कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट थीटा का स्क्वायर आ गया। फिर dy है तो dy लिख देंगे हम, सिंपल सा है। चलिए dv का वैल्यू निकल गया, अब dv का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए पाई इंटू एच माइनस वाई का स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू dy। अब यहाँ से देखिए कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी कॉट स्क्वायर थीटा आने वाला है। अब देखिए अब क्या आएगा, हम लोगों का dm का वैल्यू 3 ऊपर चले जाएगा तो 3m हो गया, नहीं हो गया 3m, और उसके बाद क्या आएगा 3m हो गया और कुछ कटने वाला है, पाई कैंसिल होने वाला और तो कुछ नहीं कटने वाला लगता है। तो ऊपर क्या आएगा h माइनस वाई का होल स्क्वायर और नीचे क्या आएगा एच स्क्वायर यहाँ से एच क्यूब यहाँ से, तो ये एच क्यूब आ गया और यहाँ से dy एक पड़ा हुआ था तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं dy को। तो यही मेरा सबसे बड़ा टास्क हो जाता है किसी भी चीज़ में, अगर आप dm निकालने सीख गए, देख रहे हैं हम सबसे पहले फोकस इस पर करते हैं dm पे, और dm सोचते हैं कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा रो इंटू dv, तो हम लोग रो निकालने के बारे में सोचते हैं, तो रो कैसे निकालते हैं यहाँ से निकालते हैं। फिर dv निकालने के बारे में सोचते हैं तो स्ट्रिप्स पर जाते हैं क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम बन रहा है तो स्मॉल वॉल्यूम यहाँ से बनेगा ना, तो इस स्ट्रिप का फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो मास सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला लगा के। अब देखिए हम लोगों का डीएम मास निकल गया। अब अगर डीएम मास निकल गया तो यानी इस जो रिंग, ये जो डिस्क बन रहा था, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, अगर पूरा डिस्क है, हाफ डिस्क नहीं है पूरा डिस्क है, तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एकदम बीच में होता है, तो यानी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करने वाला है, बीच में लाई करने वाला है। और यहाँ से हमको वाई डिस्टेंस पता है, यानी ये सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर होगा, वाई डिस्टेंस पर, ये वाई यहाँ तक है, इसके सेंटर तक वाई रहता है, तो ये यहाँ तक है वाई, तो ये जो डीएम मास वाई डिस्टेंस पता चल गया। और हमें पता है इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ रहा है, जो बड़ा रिंग बनेगा उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, इस बड़ा रिंग यहाँ बनेगा इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, तो यानी पूरे का सेंटर ऑफ मास यहीं पर कहीं लाई करने वाला है। यानी हमें क्या निकालना है, वाई सेंटर ऑफ मास निकालना है, एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है नहीं निकालना है, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो एक्स सेंटर ऑफ मास 0, अगर जेड एक्सिस के अबाउट कोई वस्तु सिमेट्री है तो उसका बाकी सब 0, सिर्फ जेड एक्सिस में लाई करेगा अगर जेड एक्सिस में है तो। उसी तरह यहाँ वाई एक्सिस में है तो एक्स वाला क्या हो जाएगा 0, वाई एक्सिस में कहीं लाई करेगा। वाई डीएम मास कहाँ लाई करेगा, इस वाई डिस्टेंस पर यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा, इस रेफरेंस पॉइंट से। तो हम लोगों ने यानी इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वाई एक्सिस पर ही कहीं पर लाई करेगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, वाई डीएम डिवाइडेड बाय डीएम। तो ये वाई डीएम जो है, ये वाई डीएम बहुत स्पेशल होता है, जो डीएम मास जहाँ होता है वहीं पर वाई होता है। यानी अगर डीएम मास यहाँ पर है तो हम वाई डिस्टेंस यहाँ पर ले रहे हैं तो सही है। आपको डिस्क के केस में क्या बताया था आपको, क्या इसका वाई डिस्टेंस 2y बाई पाई हो जाता है, हम लेते हैं वाई पे एक रिंग काटते हैं, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास जहाँ लाई करता है वहाँ पे वह लेना रहता है। तो इस जगह आप इस वाई और डीएम का बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है, हर एक जगह नहीं बदलता है, 90% केस में सेम ही रहता है, लेकिन बहुत सारा केस हो सकता है जिसमें ये वाई बदल जाए। तो यानी डीएम मास जो सेंटर ऑफ मास स्मॉल स्ट्रिप का जहाँ लाई करेगा वे वाला वाई लेते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस डीएम मास को तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, एम मास लिख देंगे। अब उतना हम प्रूव करने वाले नहीं है, अभी तुरंत आपको बताए थे इसके जस्ट पहले। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस एम को लिख देंगे तो 1/m हो गया मल्टीप्लाइड बाई वाई, वाई का जगह वाई लिखेंगे। डीएम मास का वैल्यू तो आप जानते हैं कितना है, 3m/h³। फिर क्या आ गया, h माइनस वाई स्क्वायर आ गया, dy आ गया। अब इसका लिमिट कहाँ जाएगा, dy का लिमिट 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम h तक जा रहा है। 0 जब होगा y का वैल्यू तो बड़ा सा रिंग बनेगा,
फिर जैसे ही यहाँ पर जाएगा y का वैल्यू तो एक 0 रेडियस का रिंग बनेगा, रिंग नहीं सॉरी डिस्क बनेगा, यहाँ पे डिस्क बन रहा है ना। तो इसी कारण यहाँ पे 1/m लिख देंगे और यहाँ से देखिए 3m बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट दिख रहा है, h भी कांस्टेंट है तो h क्यूब भी बाहर आ जाएगा। इसका लिमिट कहाँ से होगा, y का लिमिट 0 से h वैल्यू पुट होगा तो 0 से h कर दिए, 0 से h कर दीजिए। अब ये y है, ये h माइनस वाई स्क्वायर है, h माइनस वाई स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर आएगा और ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y क्यूब नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2hy आएगा तो लिखेंगे -2hy, लेकिन एक y इसके कारण एक y इसके कारण तो यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे h स्क्वायर आएगा प्लस में h स्क्वायर तो यहाँ पे y से मल्टीप्लाई होगा तो h स्क्वायर y हो जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा मेरा dy बचेगा। अब इसे इंटीग्रेशन यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा 3/h³ बचा। अब इंटीग्रेशन अब इसको सॉल्व करते हैं, y³ का इंटीग्रेशन क्या आएगा h⁴/4 आएगा। यहाँ पे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2hy³/3 आएगा। फिर यहाँ पे y है, h तो कांस्टेंट है ना तो h का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ y वेरिएबल है ना तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा h स्क्वायर का h स्क्वायर आ जाएगा और y का क्या आएगा y²/2 आएगा। और उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे हम लोग क्या 0 से h, तो 0 से h पुट कर दिए। सॉरी इस जगह y था ना, अभी लिमिट पुट नहीं किए हैं तो यहाँ पर क्या आएगा y⁴ आएगा और लिमिट। तो अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, यहाँ तक तो बहुत आसान है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसको सॉल्व करते हैं, इस DM मास को मिटाइए। अब अगर लिमिट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3h³ आ रहा है 3/h³। फिर क्या आ जाएगा h पुट करेंगे क्या आएगा h²/4 तो यहाँ आएगा h²/4। फिर h पुट करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा h, यहाँ यहाँ पे h पुट होगा क्योंकि y की जगह है ना तो h पहले से और h³ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा -2/3h⁴। फिर देखिए यहाँ पे h² यहाँ पुट होगा, h² पहले से है तो प्लस h²/h⁴/2 आ जाएगा। इतना आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा h⁴ कॉमन आ जाएगा 3h³ है और देखिए h⁴ क्या आ जाएगा सबसे कॉमन आ जाएगा, h⁴ कॉमन आ गया h⁴। अब जब 1/4 -2/3 और +1/2 को सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा 1/12। सॉल्व करके देखिएगा, मुझे तो याद है इसी कारण मैंने लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सेंटर ऑफ मास पता है ना h/4 होगा तो हम कैंसिल कर दिए। इसको सॉल्व करके देखिए आ रहा होगा, नहीं तो हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 1/4 बचेगा, यहाँ पे -2/3 बचेगा और फिर क्या बचेगा +1/2 बचेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 -8 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा। देखिए 3 और 6 9 हो गया और -8 यानी 1/12 तो 1/12 लिख दिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 4 बार में कैंसिल और यहाँ से h आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल होगा तो यानी फाइनली मेरा आंसर कितना आ रहा है h/4। तो यानी इतना सॉल्व करने के बाद अंत में हमें पता चला क्या इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा और इसका इस रेफरेंस लाइन से कितना डिस्टेंस होगा h/4। चलिए तो ये इंटीग्रेशन से बेसिकली आपको पता चला क्या कैसे बेसिक एलिमेंट लेते हैं, कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे ds का क्यों नहीं यूज हुआ, dy का ही यूज क्यों हुआ, ये सारा विजुलाइजेशन से पता चलेगा। और आप इमेजिनेशन जितना पावर इसमें हाई रहेगा तो ये जो अभी वीडियो बन रहा है और इसके पहले जो एक वीडियो बना ये पूरा इमेजिनेशन पर बेस्ड है, क्योंकि आपको जितना बढ़िया इमेजिनेशन आएगा उतना बढ़िया आप बढ़िया से बना सकते हैं। और यहाँ पे आप एक और काम कर सकते थे क्या, जैसे उस टाइम बताया क्या एक्स वाई यहाँ पर माने तो एक्स वाई यहाँ पर मान सकते थे। हम लोग क्या करते हैं यहाँ से एलिमेंट लेना शुरू करते हैं, ये y, इससे क्या होता है h - y नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ y आता। तो r का जो वैल्यू यहाँ h - cot थीटा लिखे हैं ये नहीं आता, क्या आता सिर्फ इस y का वैल्यू क्या आता इस y cot थीटा आता।
तो यहाँ पे जो h माइनस वाई आ रहा है उसके कारण थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर h माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखना पड़ रहा है, फिर इसे मल्टीप्लाई होकर इतना बड़ा इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ रहा है। उसमें सिर्फ y आता, लेकिन इससे जब निकालते तो इससे आंसर कितना आता, यहाँ से जब निकालिएगा सेंटर ऑफ मास तो यहाँ से ये डिस्टेंस बताएगा कितना, ये h²/4 आ गया, तो इधर 3h/4 बताएगा आपको। इस तरह ये डिस्टेंस आपको बताता। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को बिना सब्सक्राइब कीजिए मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन लगाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड, स्टे ऑसम।